बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। कोशिश हमारी ये रहती है कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत ऐसे जो आए रोज़ सुर्खियों में रहते हैं उन पर बात हो पाए और किसी न किसी ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात हर हफ्ते या हर दिन या हर महीने हो। और आज का ये ख़ास शुमारा है, इसमें मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ताल्लुक से बात होगी। दिल्ली से कुछ अहम फ़ैसले होते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो फ़ैसले बहुत हद तक मुतासिर करते हैं या नहीं। कुछ अहम सवालात हैं, इस पर जवाबात आज हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे। और ख़ास मुलाकात में आज के शुमारे में हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सेहत, जब कामयाब वज़रा की फ़हरिस्त आप उठाएँगे तो उनमें इनका नाम भी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब आज हमारे साथ इस शुमारे में अगले कुछ मिनट्स के लिए रहेंगे और इनसे कुछ आज जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब वक्त देने के लिए। साल 2022 के चंद घंटे हमारे पास बचे हैं। 2023 में अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक हम अब दाखिल होने जा रहे हैं। कैसे रेट करते हैं साल 2022 को और आने वाले साल को आप? देखो, 22 का अगर मुकाबला 20 और 21 से करेंगे तो बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि 20 और 21 का जो साल था वो न सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आफत की तरह साबित हुआ। जो महामारी हुई, जो कोविड की बीमारी हुई, लाखों जानें पूरी दुनिया में चली गईं और हमारे मुल्क में भी, हमारी रियासत में भी बहुत कीमती जानें, और हर उम्र के लोग, नौजवान, बच्चे, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, बड़े बड़े आदमी, पॉलिटिशियंस उसका शिकार हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि 2022 ठीक रहा। ये तो जहाँ तक हमारी सेहत से मुतल्लिक था, जहाँ तक इक़्तिसादियत से ताल्लुक़ था, इकानमी का ताल्लुक़ था, उसने भी पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया। पूरी दुनिया की इकनॉमिक हालत को गुर्बत में बदल दिया उस कोविड की वजह से। तमाम कारखाने, इंडस्ट्रीज़, डेवलपमेंटल वर्क, ऐसा लगता था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी दुनिया की थम गई 2 साल के लिए। लेकिन इस साल के शुरू से ही ये पूरा साल बहुत अच्छा गुजरा कोविड के हिसाब से। अलबत्ता जो आने वाला साल है उसके लिए बहुत फ़िक्रमंद है हम सब लोग, और दुनिया ही फ़िक्रमंद है, क्योंकि अभी कुछ हफ्तों से जो कोविड ने फिर सर निकालना शुरू कर दिया चाइना से, और जबकि 2 साल पहले भी वहीं से शुरू हो गया था, और वह आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के दुनिया के दूसरे ममालिक में भी पहुंच रहा है, और यहाँ भी उसने हमारे दरवाज़े पे दस्तखत दी है। तो हम, मेरे ख़्याल में सब लोग, चाहे हम किसी फ़िरके के हों, किसी भी धर्म के हों, हमको यही दुआ करना चाहिए कि जिस तरह से ये 2022 का साल गुज़रा कोविड फ्री, इसी तरह से अगला साल और आने वाले साल गुज़रें तो हम सेहतमंद भी रहेंगे, पूरी दुनिया के लोग और हमारे मुल्क के लोग भी, और साथ साथ हम जो डेवलपमेंटल काम हो वो भी जारी हैं। यानी चैलेंजेस अब भी बरकरार हैं। साल नया है लेकिन परेशानियां कुछ पुरानी हैं जो अभी भी हैं। अब सीधा मैं ज़रा पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी आऊँगा। आप चूँकि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह भी हैं और आने वाले दिनों में हम कुछ तब्दीलियाँ तवक्को की जा रही है देखेंगे। डीएपी के जो रजिस्ट्रेशन का अमल है, क्या वो मुकम्मल हो चुका है, या एक हम देखें कि इब्तदाई मराहिल जो 2023 के होंगे, पहला दूसरा हफ्ता, वहाँ आपकी नई जमात नए नाम के साथ आएगी? देखो, मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमारे सुनने वाले जो पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ दरख्वास्त देते थे और दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन होता था, उनको शायद नए सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि एक मशरूम ग्रोथ हो गई थी। हज़ारों पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर मुल्की पैमाने पर, रियासती पैमाने पर आई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों तंग आए थे, क्योंकि एक एक आदमी की पार्टी थी, 2-2 आदमी की पार्टी थी, और कभी किसी का कोई एक एमएलए भी जीता होता था और किसी का एक एमएलए होता था। तो लेकिन खर्चा सरकार और इलेक्शन कमीशन का दोनों आता था इतनी, क्योंकि जितनी रिकगनाइज पार्टीज़ हैं, रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, उनको आपको वोटर लिस्टें भी फ्री देना है, सिक्योरिटी भी देना है, बाकी सहूलियात भी देना है,
इलेक्शन कमीशन को उतनी मशीनें भी बढ़ानी हैं। तो यही वजह है कि इस साल के शुरू में मार्च में इलेक्शन कमीशन ने 1500 राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को डीरिकॉग्नाइज़ किया, मतलब वो उनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म की। लेकिन उसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन ने आने वाली पार्टीज़ के लिए बड़े सख्त कानून बनाए, ताकि वो कोई भी ऐसा आदमी ना आए कि एक आदमी वाली वही पॉलिटिकल पार्टी आए जिसकी पूरी स्टेट में साख हो, लोग हों, इलेक्शन जिता सकता है, जीत सकते हैं, कुछ वोट हासिल कर सकते हैं, उन्हीं को आए। और उसके लिए सख्त कानून बनाए। फार्म भरने के लिए फार्म भरने का बहुत बड़ा बनाया कि जो फार्म भरेंगे एक आदमी खाली प्रेसिडेंट नहीं भरेगा, उसके साथ सैकड़ों और लोगों के फार्म भरने होंगे। और जो फार्म भरने वाले लोग होंगे उनका 3 साल का पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न होने चाहिए, उनका खिलाफ कोई केसेस नहीं होना चाहिए, उनको कोई आपको एफिडेविट देना होगा, आपको तो आइडेंटिटी कार्ड देने होंगे, आईडी कार्ड देने होंगे, जितने भी जो आज की तमाम चीज़ें हैं एक शनाख्त के लिए जो बैंक में चाहिए वही तमाम चीज़ें चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो नाम देंगे वो नेशनल पेपर्स और रीजनल पेपर्स में आपको 2 दिन देने पड़ेंगे, और फिर वो 2 दिन देने के बाद 1 महीना उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि किसी की शिकायत आई कि नहीं। तो हमने जो 1 महीना हुआ जब हमने एडवर्टीज़मेंट दी थी, इश्तिहारात दिए थे दिल्ली के पेपरों में, नेशनल पेपरों में, स्टेट पेपरों में, उनकी मियाद परसों ख़त्म हो गई 27 तारीख को। और ये 1 महीना ख़त्म होने के बाद अब हफ़्ता 10 दिन लगेगा इलेक्शन कमीशन को जांच पड़ताल कि अगर किसी ने भी कोई एतराज़ किया होगा हमारी पार्टी पर तो उसकी इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते 10 दिन तक जांच पड़ताल करेगी। जब वो जांच पड़ताल ख़त्म होगी तो फिर हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। यानी अभी इन प्रोसेस है जी। अभी प्रोसेस है, लेकिन ये कहूँगा कि मैं 80% जो था बल्कि 90% काम ख़त्म हो गया, अभी सिर्फ 10%, क्योंकि इसमें डेटें फिक्स की हैं, इस डेट से ये होगा, इस डेट से ये होगा। सबसे लंबी डेट तो यही थी कि 1 महीना सबसे लंबा होता है कि वो फार्म भरने में ही 2 महीने लग जाते हैं, इतने लोगों के सर्टिफिकेट लाने और इंफॉर्मेशन देना और फिर फार्म भरना, उन तमाम फार्मों के साथ एप्लीकेशन के साथ भरना, यही 2 महीने का काम। ठीक है, अब डीएपी की बात चली है तो आने वाले दिनों में हम मज़ीद सरगर्मियाँ देखेंगे, जैसे जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों भी हम देख रहे हैं। दिल्ली से कश्मीर तक काफ़ी आप सरगर्म रहे, लेकिन 1 हफ़्ता पहले एक वो ख़बर जो बज़ाहिर शायद एज ए पार्टी हेड आपको अच्छी ना लगी हो, अहम शख्सियात थी, आपके साथ खड़े रहे, पार्टी का हिस्सा बने, 3 से 4 लीडर जिनमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर। अचानक से सिर्फ 4 महीने के बाद ऐसा क्या होता है कि वो पार्टी से किनारा कशी कर जाते हैं और फिर तरह तरह के इल्ज़ामात लगते हैं कि हमने जिनके साथ अच्छा किया, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से बताया जाता है कि आप पार्टी से बाहर। देखो, वो अपने साथी हैं, पुराने साथी हैं, मुझे उनके खिलाफ कोई अदावत नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस में इतने साल 40-45 साल रहने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि कांग्रेस की एक कमज़ोरी और कांग्रेस के ख़त्म होने की एक वजह ये थी कि ग्रुपिज़म बहुत, नेशनल लेवल पे ग्रुपिज़म और नेशनल लेवल से ज़्यादा स्टेट लेवल, हर स्टेट में ग्रुपिज़म है और आज भी हैं पूरी कंट्री में। हमारी कांग्रेस की जो पार्टी जिसको मैंने अब छोड़ा, उसकी पॉलिसीज़ में कोई कमी नहीं थी, पॉलिसी बहुत अच्छी थी। इंदिरा जी का, राजीव जी का, पंडित नेहरू जी का और या बाकी स्टॉलवर्ड्स का, फ्रीडम फाइटर्स का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ये पार्टी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई और इस नतीजे पे पहुंची कि रीजनल पार्टियों ने सारे देश में कब्ज़ा कर दिया, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भाजपा ने कब्ज़ा किया, क्योंकि इसमें ग्रुपिज़म बहुत था। और आप बात देखेंगे कि रीजनल पार्टीज़ जितने भी हैं उनमें कोई ग्रुपिज़म नहीं है। नेशनल पार्टी है बीजेपी, उसमें कोई ग्रुपिज़म नहीं है। ग्रुपिज़म होगा अंदर, लेकिन वो बाहर उभर के नहीं लाता। जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ कि कई सालों से ग्रुपिज़म बराबर जारी रहा और बदकिस्मती से हमारे लोकल साथी भी उस ग्रुपिज़म का
चाहे जो हमारे साथ रहे या अभी जो कांग्रेस में, हमेशा वो भी ग्रुपिज़म का शिकार रहे। और कभी कभी उनके ग्रुपिज़म की वजह से मुझ पर भी असर पड़ा, मुझे भी यहाँ दिल्ली में रहकर किसी न किसी ग्रुप की सरबराही करनी पड़ी, तो मैं भी ग्रुप का हिस्सा बन गया। वरना मुझे जितने भी लीडर्स थे सब ग्रुप के मानते थे, लेकिन कुछ साथियों की वजह से मैं पार्टी बन गया। अब जो पुरानी आदतें हैं, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, और हमारे साथियों की भी जो हमारे साथ आए हैं उनमें भी अब ये आदत पुरानी लगी है, तो ग्रुपिज़म। अब मैंने कमेटी सब लोगों से पूछ के की थी, हमारे साथी हैं, जब भी कोई नई कमेटी बनाओ बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, और मैंने जबकि ये लिखा था कि ये कमेटी आधी है, मैंने चाहे स्टेट कमेटी बनाई हो, चाहे डिवीज़नल कमेटी बनाई हो, जोनल कमेटी, एक उसमें एक लाइन नीचे है कि ये पूरी कमेटी नहीं है, ये अभी आधी है। तो जब ये मैंने कमेटी बनाई और उसमें मैंने तकरीबन सब लीडरों को डाला, लेकिन जब मैं जम्मू गया तो मैं सोचता था कि सब लोग आएंगे, लेकिन 2-3 हमारे साथी 5 दिन मेरे पास आए नहीं, बाकी आए, और सुना कि वो अलग से मीटिंगें बुला रहे हैं। यही जो निकाले गए? हाँ, निकाले गए। अलग 3 मीटिंगें उनकी हुई और मैं 5 दिन से हूँ और सबको बुला रहे हैं। तो ये तो मैंने सोचा ये तो पुरानी बीमारी शुरू हो गई कि हर प्रेसिडेंट आए तो ग्रुप बनाओ। वो मेरे आ सकते थे, मैंने कभी सीनियर लीडरों के दरवाजे बंद नहीं किए। मैं आज भी 16 घंटे मिलता हूँ, उनको शायद 16 घंटे फुर्सत ना हो, लेकिन मैं 16 घंटे मिलता हूँ। तो उनको मेरे पास आना चाहिए, ये रह गया जी हमारा ये साथी, बजाय कि ग्रुप करना और लोगों को डिस्ट्रिक्ट से बुलाना कि तुम यहाँ आ जाओ, तो ग्रुपिज़म। तो वो मैंने सोचा कि ये पार्टी को तो फिर उठी नहीं, ये तो फिर दूसरी पैरेलल कांग्रेस पार्टी बन गई ना कि ग्रुपिज़म। इस वजह से आपने एक्शन लिया उसके बाद? इसलिए मैंने एक्शन लिया। हालांकि इसमें बहुत अच्छे साथी मेरे हैं, मनोहर लाल, जिनकी मैं बहुत अच्छी कदर करता हूँ, और मेरे ख्याल में जितने मेरे साथी हैं हर आदमी टिकट चाहता, लेकिन मनोहर लाल जी ने, और कुछ तो 2-2 कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट चाहते थे, लेकिन मनोहर लाल एक वाहिद आदमी थे, एक्स मिनिस्टर, जिन्होंने हर मीटिंग में मुझे बताया कि मैं सर अगर मुझे पार्टी में काम करने की ज़रूरत है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और पद दें या ना दें तो भी मैं काम करूंगा। तो मेरे ख्याल में इतना फोर्थ राइट इन सब लीडरों में जो हमारे साथ हैं या बाहर हैं, उनमें वो अकेला आदमी था कि जो पार्टी के लिए काम करना चाहे। लेकिन उससे मुझे इतनी ही शिकायत थी कि चाहे उसने इनिशिएट नहीं किए थे मीटिंगें बुलाना, किसी और साथी ने किए थे, लेकिन उसको मुझे बुलाना था, बोलना था, सीधे आना चाहे था कि सब इस तरह की ये मीटिंग बुलाई जा रही है और लोगों को आपके नोटिस में चीजें नहीं आई? मेरी तो ये मुझे उनसे शिकायत रही। तो कहीं ये शक व शुबहात तो नहीं पैदा हुए कि शायद आगे जाकर टिकट ना मिले या बात? नहीं, टिकट की तो मैं जिन लोगों को 2 मांगी थी उनको भी मैंने कहा था भाई 2 से कोई लड़ता नहीं है, आपको मैं टाइम देता हूँ कि 1 चुन लो, 2 मैं किसी को नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है। अब तो पार्टी के मनोहर लाल आज भी अच्छा है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन उसके लिए तो विशेष रूप से वो बहुत ही ईमानदार आदमी है, उस पर कोई दाग, कोई शिकायत। बाकी लोगों की वापसी के लिए कोई राब्ता हो पाया इनसे? नहीं, आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, ये घर है उनका, मैं उनके लिए अनजाना नहीं हूँ, इन तीनों के लिए और मेरे लिए वो अनजाने नहीं है। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, और मैंने ये तो मेरे साथ रहे हैं, इनकी तो इज़्ज़त करता ही हूँ। मैंने 2-3 मीटिंगें अभी तक ली, श्रीनगर की, जम्मू की भी। मैंने सभी लीडरों को कहा कि इन लीडरों के ख़िलाफ़ कोई कीचड़ नहीं उठाए। जाने अनजाने ने अपने लेवल पे किसी ने उनके ख़िलाफ़ बोला होगा, तो मैंने इनको भी हिदायत दी है कि कोई इनके ख़िलाफ़ नहीं बोला, हमारे साथी। बल्कि मैंने हमारी जिस पार्टी को मैं छोड़ के आए हैं उसके कुछ लीडर हमें रोज़ गाली देते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ रहे हैं, उनके बनाने में मेरा हाथ रहा, और मेरी ये कोशिश रही है कि जिस पौधे को मैंने लगाया उस पौधे को मैं उखेड़ना नहीं चाहता हूँ, चाहे उनको हमारी इज्जत। आपके आसपास जो लीडर्स थे, आप अच्छे ताल्लुकात ज़ाती तौर पर भी हैं, पार्टी वाइज भी, लेकिन इन्हीं सब के बीच में आपका एक और बयान जो काफ़ी सुर्खियों में भी रहा, 13 दिसंबर के आसपास वो बयान आता है जिसमें
जम्मू कश्मीर की बात चली, कार्रवाइयाँ चूँकि आज के वक्त में भी हो रही है, तो आपकी तरफ से कहा गया कि हमने भी अपने वक्त में होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखे थे, बहुत सारे लोगों के, आपने नाम तो ज़ाहिर अभी तक नहीं किए, लेकिन क्या हम जान पाएंगे कोई वो ऐसे लीडर्स या एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं जो जिनके ताल्लुकात इस तरीके से थे, चाहे मिलिटेंट्स के साथ? जिनके थे वो सबको मालूम है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लोग आज़ाद साहब से सुनना चाहते। नहीं, आज़ाद साहब इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आजकल इतनी तो एजेंसियां क्या हैं वो लोग आज भी एक्टिव हैं, पॉलिटिक्स का हिस्सा और हैं? उसमें आप मेरे ख्याल में वो आज भी एक्टिव है। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। हमारे जो पहले आईबी के चीफ थे और रॉ के चीफ थे, वो इस पे कमेंट्री करते रहते हैं, तो और ज़्यादा ऑथेंटिक वो इस पे बोल सकते हैं। मैं उस पे ज़्यादा पब्लिक में नहीं बोलना चाहता। ठीक है, अब आपने एजेंसीज़ का भी जिक्र किया, काफ़ी सरगर्मियाँ आज भी हो रही हैं, एनआईए की तर्ज पर एसआईए भी काम कर रही हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ भी काम कर रही हैं। छापेमारी जब होती है तो कई लोगों के नाम ऐसे ऐसे आ रहे हैं। देखिए, मैं उस पर एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने परसों भी पब्लिक मीटिंग में बात की कि हमारे वक्त में जब हमारी गवर्नमेंट थी और मैं चीफ मिनिस्टर था या यूनियन मिनिस्टर था, हमारे ही साथी होम मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स होते थे या प्राइम मिनिस्टर, जो राब्ता होता था, हमारी एक पॉलिसी होती थी कि मिलिटेंट के साथ एक किस्म का बर्ताव हो और आम शहरियों के साथ दूसरा बर्ताव। हर शहरी को इज़्ज़त और आबरू की ज़िंदगी बसर करने का हक है, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी और जम्मू कश्मीर के। लेकिन हर आदमी को अगर हम मशकूक समझें, सस्पेक्ट समझें और उसके घर पे छापे मारते रहें, हम उनके घर, उनकी जायदादें, उनके दफ्तर ज़ब्त कर दें, तो उससे हम कभी भी ज़िंदगी में लोगों को मेन स्ट्रीम लाने की को नहीं ला पाएंगे। मेरे एक वक्त में ये मैं कह सकता हूँ कि जहाँ मिलिटेंट भी बहुत मारे, लेकिन जो मिलिटेंट बनने वाले थे लेकिन अभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, हथियार लिए थे लेकिन किसी को मारा नहीं था, मैंने उनको सबको उनके हथियार छुड़वाए, उनको सरेंडर करवाया और उनको मेन स्ट्रीम में लाया। तो हमारी कोशिश आज भी होनी चाहिए किसी भी सरकार की सरेंडर कराने की। अगर किसी ने बंदूक ली और अभी उसने कोई कार्रवाई नहीं की छोटी, और मैं इस नतीजे भी पहुंचा था एज चीफ मिनिस्टर, मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि भाई ये जो यंग लड़के हैं इनकी इंट्रोगेशन करके उसकी मुझे रिपोर्ट दे दो। और इस रिपोर्ट पे मैं पहुंचा था कि बहुत सारे लड़के तो मोटिवेटेड थे, पार की तरफ से ट्रेंड थे, लेकिन इससे दुगनी तादाद में हमारे जो बच्चे थे वो गुर्बत की वजह से, उनकी बहनें थी, उनकी शादियां नहीं हुई थी, उनके वालिदैन के लिए उनकी रोटी नहीं थी, मतलब 500 रुपये उनको दिए जाते थे ग्रेनेड के बारे में कि कहीं जहाँ भी आबाद। आपकी नज़र में पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है? पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है और ये पकड़ धकड़ हर आदमी डर में कि अच्छा कोई कुछ ज़रा बात भी करे, सरकार के खिलाफ बात करे और उसको अंदर डाल दो, ये नहीं होना चाहिए। बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल होने चाहिए इस पर जमहूरियत में हर इंसान को ये हक है कि अगर कोई गलती सरकार से हुई उस गलती का वो जिक्र करे, पब्लिक में करे, धरना दे। आज धरने देते हैं लाखों लोग, उनकी कोई बात सुनता नहीं है। कोई धरने देते हैं उसको धरने नहीं दिया जाता है। ये धरने पे तो कांग्रेस ने आज़ादी जीती। लेकिन इसी पॉइंट पर जब हम पॉलिटिकल पंडित्स या बाज़ मुबस्सरीन का ये भी ख्याल है कि माजी करीब में या माजी में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कोई सख्त पॉलिसी नहीं लाई गई, शायद ये हालात आज ना बनते, आज करनी पड़ी क्योंकि आज़ादी का मतलब कुछ और समझा। ये कहना गलत है कि ऐसे हालात, आज तो सबसे बेस्ट हालात है। मैंने वो हालात भी देखे 90 से 92, 93, 94 तक, जब मैं महाराष्ट्र से एमपी था और मरकज़ी हुकूमत में मिनिस्टर था। जम्मू कश्मीर में 90, 91, 92, 93 में कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं था, कोई। वो एक्स चीफ मिनिस्टर हूँ, आज के चीफ मिनिस्टर हूँ, आज के मिनिस्टर हूँ, एक्स मिनिस्टर हूँ, मैं ये दावे के का साथ कहता
कि एक लीडर कई साल तक वहाँ नहीं था और मरकज़ी सरकार की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी, क्योंकि मैं मिनिस्टर था, क्योंकि वहाँ एमएलए एमपी भी कोई नहीं था, इलेक्शन हुए नहीं थे, कि जब भी कोई वारदात हो, मिलिटेंट के ज़रिए अगर कोई बड़ा मैसेकर हुआ या आर्मी मुठभेड़ में कोई सिविलियन मारे गए, तो मैं यहाँ से जाता था और मैं हफ्तों हफ्तों भर बैठता था। एक लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, सईद साहब, जिसका मुझे अफसोस है कि उसके बाद कुछ बनाया नहीं, पूरी, हालांकि मेरी पार्टी का नहीं, एनसी है, वो जम्मू में रहते हैं, वो एक अकेला रहा, लेकिन मुझे अफसोस है पता नहीं क्यों एनसी ने उसको कुछ भी नहीं बनाया सबके बाद, हालांकि वो एमएलए रहा था। वो अकेला आदमी था, वो भी सिक्योरिटी कवर में कहीं था, और उसको भी मैं आधी रात को बुलेट प्रूफ कार भेजता था तब मुझसे आता, वरना एक मक्खी नहीं थी कश्मीर में किसी पॉलिटिकल पार्टी की, रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, नेशनल पार्टी या एनसी या पीडीपी या कोई दूसरी पार्टी क्यों ना हो, सीपीएम क्यों ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो वो हालात थे जब टच एंड गो थे, उस हालात से तो हम ही ने मुकाबला किया। ये जो तो मौजूदा आज वक्त जो में हालात हैं, आज तो कई जो स्टेट हैं उनसे 10 गुना हालात जम्मू कश्मीर में है। तो ये कहना कि भाई हालात नहीं, हालात ठीक किए। इस वक्त हालात आपकी नज़र में बहुत बेहतर हैं। जब हमने 90-91 के मुकाबले के हम देखेंगे तो कई स्टेटों से बहुत ज़्यादा अच्छे। तो फिर एक चीज़ पर जिस पर आप भी मुसलसल बात रखते रहे, बाकी इलाकाई सियासी जमातें भी बात करती रही हैं, सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो फिर इंतखाबाती अमल में, ये जो इंतखाबात का अमल है, यही तो हमारा उसमें रोना है। ताख़ीर क्यों? यही तो रोना है कि आज 8 साल हो गए पहले इलेक्शन को, जो 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसी वक्त पार्लियामेंट के भी हुए थे। अब तीसरा लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है 1 साल 1.5 साल में, और जम्मू कश्मीर का वो पहला ही चल रहा है। तो अभी तो तीसरे इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए थी हमें भी, जिस तरह पार्लियामेंट। और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मुतासिर। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी पार्टी या कांग्रेस या एनसी या पीडी या पीडीपी या कोई दूसरी पार्टी मुतासिर है, इवन बीजेपी भी मुतासिर है। जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी फ़िरके और तबके की बात नहीं करता हूँ, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, मैं एक पार्टी और दूसरी पार्टी नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन न होने की वजह से सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टी के लोग मुतासिर बुरी तरह से हुए हैं। मैं गवर्नर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कराना उनके हाथ में नहीं है। जिनके हाथ में है तो उनको इलेक्शन कराना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है या कोई दूसरा है। तो इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होती है। आज अगर पानी की कमी है, आज अगर बिजली की कमी है, आज अगर ये वक्त पे अनाज नहीं मिलता है, फूड सप्लाईज़ की कमी है, केरोसिन की कमी है, ये तमाम चीज़ें के लिए, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि डॉक्टर्स नहीं है देहाती इलाकों में, चाहे वो जम्मू के एरिया हो, कश्मीर के एरिया हो, चाहे स्कूल्स में टीचर नहीं हो, तो ये किसके पास जाएं? उनकी सुनवाई अवामी नहीं होती। मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इंतखाबात होते हैं, अब कब होंगे, अभी शेड्यूल जारी होना, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, जो समरी रिवीजन वगैरह का था। लेकिन इंतखाबात के बाद भी एक दूसरी तस्वीर हमारे सामने होगी, जिस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त कयास रैयाँ या तबसरे काफ़ी ज़्यादा, कि कौन हुकूमत बनाएगा, कैसे, कौन बरतरी हासिल करेगा। अगर आपकी पार्टी बरतरी हासिल करती है तो क्या हम बीजेपी के साथ भी जाते हुए देखेंगे सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए, या इन्हीं मसाइल को दूर करने के लिए? देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कौन पार्टी हुकूमत बनाएगी। अगर ज़रूरत पड़े? नहीं, अभी ये भी मैं नहीं बता सकता कि कौन पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाएगी। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो हूँ किसी पार्टी के, किसी पार्टी के, हमारे दुश्मन पॉलिटिकल पार्टी या हमारे
हरीफ वाले पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए और मंत्री भी बने अफसरशाही से 100 गुना ज़्यादा अच्छी है। अफसर में किसी अफसर की नहीं, मैं सिस्टम की बात करता हूँ, क्योंकि ऑफिसर के पास आप डिपुटेशन नहीं ले सकते हैं, आप उनको बता नहीं सकते आप मेरे साथ आ जाओ, मेरी सड़क नहीं है, आप उसको बता नहीं सकते मेरे स्कूल में आ जाओ, मेरे हॉस्पिटल में आओ, देख, जो कि एमएलए और मिनिस्टर को वो गले से पकड़ के ले जाते हैं। तो इसलिए मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है किसकी हुकूमत बने, एक पार्टी की बने, मिलीजुली बने, किसी की बने, किसी की हुकूमत बने, लेकिन इलेक्शन हूँ इस फेवर में सबसे बड़ा। अच्छा, आखिरी 2 पॉइंट्स और उसके बाद इस गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। अनप्रेडिक्टेबल कुछ चीज़ें हैं, कुछ हो सकती हैं, कुछ मुमकिन हैं, कुछ नहीं। 13 दिसंबर के आसपास जब आपका बयान आया, एक और बयान काफ़ी सुर्खियों में था, वो था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का, उमर साहब का बयान। आप सियासत को चूँकि बहुत करीब से जानते हैं, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, विद इन सिस्टम रह के काम किया है, कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने जिस पीएसए के तहत वो ख़ुद भी बंद रहे, उनके आसपास के बहुत क्लोज वंस जो थे वो भी बंद रहे काफ़ी वक्त तक, उसी कानून को वो ख़त्म करने या इसमें तरमीम की बात कर रहे हैं। अगर रियासत का दर्जा जल्द नहीं मिलता, यूनियन टेरिटरी के अंदर हुकूमत बनती है, उमर साहब को या किसी को भी कुर्सी मिलती है, मैं आपका ज़ाती तजुर्बा इस पर जानना चाहता हूँ कि वाकई ये इख्तियारात में ये चीज़ें हैं, इतना इख्तियार यूटी गवर्नमेंट के पास होगा कि वो इसमें चेंज कर लाएगी और असेंबली के अंदर रातों-रात चीज़ें तब्दील करेगी? बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूटी में तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। यूटी असेंबली के बाद जो सबसे बड़ा मरहला होगा, जो भी गवर्नमेंट बनाएगा, उसके होगा कि स्टेटहुड की मांग करना, और जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी तो यूटी हुकूमत बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, चाहे वो मैं हूँ, उमर साहब हूँ, फारूक साहब हूँ, एबीसी हो, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यूटी में आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने यूटी का यहाँ अपोजिशन लीडर होकर दिल्ली यूटी का हाल देखा है और पांडिचेरी यूटी का हाल देखा है, तो कुछ भी नहीं कर पाए, चीफ मिनिस्टर रोते रहे। और ख़ास तौर से दिल्ली की यूटी तो सर्वाइव इसलिए की, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं कि यहाँ सरप्लस फंड्स हैं, उनके अपना रेवेन्यू बहुत, हिंदुस्तान का दारुल खिलाफा, हिंदुस्तान का कैपिटल होने के बाद उनके पास बहुत पैसे हैं, वो मरकज़ पर दारोमदार नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि बहुत ही गरीब स्टेट है, जहाँ आप ज़्यादा टैक्स लगा नहीं सकते हैं, जो हैं टैक्स अभी भी लगे वो भी बहुत भारी है, उनमें भी कम करने पड़ेंगे बहुत सारे टैक्स। तो उसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार बनाएगी, जो भी पार्टी बनाएगी, उसका दारोमदार मरकज़ पर होगा। यानी ये जो उमर साहब ने वादा किया, सुनिए, ये यूटी में पूरा नहीं हो सकता। ये यूटी में बिल्कुल नहीं पूरा होता। यूटी में तो पूरे इख्तियारात लॉ एंड ऑर्डर के मरकज़ी सरकार पर है। तो स्टेट गवर्नमेंट का, फिर यूटी गवर्नमेंट का काम क्या रह जाता है? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यूटी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ख़ास करके मेरी पार्टी आई, अगर 6 महीने में यूटी नहीं होगा, हम छोड़ के भाग जाएंगे, कि कुछ नहीं करेंगे। यूटी में आपके हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए स्टेटहुड इलेक्शन के बाद हमारी कोशिश, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसमें मैंने ही शुरुआत की थी और मैंने बताया था कि इलेक्शन करें, और जो आप लोगों ने हज़ारों लोग गिरफ़्तार रखे उनको सबको रहा करें, स्टेटहुड दें, ज़मीन हमें वापस करें, और दूसरा बाहर से कोई स्टेट का यहाँ नौकरी न कर पाए, ये 5 चीज़ें हमारी दे दो। तो अपनी बात में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी की मौजूदगी में होम मिनिस्टर ने बताया कि हम इलेक्शन करेंगे, लेकिन ये शर्त नहीं मानेंगे कि पहले इलेक्शन। तो अभी भी वो उस पे अड़े हैं कि पहले इलेक्शन फिर स्टेटहुड। तो लेकिन कब देंगे? अगर स्टेटहुड 6 महीने के अंदर नहीं दी तो उसमें इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो यूटी चल ही रही है, फिर इतना दारोमदार करने की क्या ज़रूरत। लिहाजा इलेक्शन के बाद स्टेटहुड देना सबसे बुनियादी चीज़ है। तब से ABC
जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, ABC जो भी पार्टी होगी, वो अपना एजेंडा जो रियासत की आवाम के लिए है, उनकी बहबूदी के लिए उसको पूरा कर सकता है, वरना यूटी में नहीं कर सकता है। कि यूटी में मैं ये नहीं कह सकता कि मरकज़ी सरकार की कोई नीयत ख़राब है, लेकिन उनके पास पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम चलाना है। उनके लिए एक ही यूटी नहीं है, बहुत सारी ये यूटियाँ हैं, 35-36 स्टेट और यूटी के लिए ये भी एक पड़ी है। एक साल में कहीं बारी आएगी इसकी मीटिंग लेने के लिए, तो एक साल तक तो हम मर जाएंगे। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ 18 घंटे चीफ मिनिस्टर को काम करना चाहिए और डेली बेसिस पे दिखना चाहिए कि ये कि पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, डॉक्टर है, स्कूल में टीचर है, किसी का दर्द है, किसी की ट्रांसफ़र ज़रूरी तो नहीं है। आज मुझे अफसोस होता है, मैं जब टंगडार गया तो 3 दिन वहाँ टंगडार में रहा। 16 साल पहले मेरे वक़्त में जो डॉक्टर वहाँ लगे हैं और नर्सेज लगे हैं, 16 साल से उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वापस वादी में। तो वो भी तो इंसान है जो टंगडार 6 महीने के लिए कट ऑफ रहता है पूरी वादी से। साधना पास 10,500 फुट है उसकी वजह से। तो उसका मतलब वहाँ जो टीचर है, मुलाजिम है, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। विद इन द सिस्टम परेशानियां हैं, लेकिन चूंकि आप ही बार बार इस चीज़ पे फोकस करते रहें कि गैर संजीदगी कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए उस यूटी में या उस साबिका स्टेट में जो बॉर्डर स्टेट है, दो पड़ोसी। नहीं, और बॉर्डर स्टेट तो बिल्कुल भी गैर संजीदगी नहीं होनी चाहिए। तो हमसाये ममालिक के साथ फिर क्या आप देख रहे हैं कि बातचीत के हक में आप देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर नई गवर्नमेंट बनी है तो कितनी शिकायतें पंजाब के बारे में आ रही कि मिलिटेंसी बढ़ रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर और पंजाब में वो चीफ मिनिस्टर होने चाहिए कि जो 24 घंटे जागे रहे। तो फिर हमसाये ममालिक के साथ इस वक्त कैसे ताल्लुकात की ज़रूरत है? हमसाये ममालिक के साथ जब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो जाएं, वो तो मरकज़ी सरकार पर मुनहसर है। हमारे वक़्त में भी वो रियासती सरकार कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती थी उसमें। वो तो मरकज़ी सरकार, हमारा फॉरेन अफेयर्स तो वैसे ही आर्टिकल 370 में मरकज़ में आता था तब भी, और आज तो जब अब यूटी बनी है अब तो बिल्कुल ही में आता है। इवन 370 में भी जब एक्सेशन हुआ था महाराजा के बीच में, 370 से भी पहले जब एक्सेशन महाराजा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वक़्त में हुआ था, उस वक़्त भी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही था। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तरीके से, वो कांग्रेस की हो, अटल जी की हो या मोदी साहब की हो, अपनी टाइमिंग देखती है और एक माहौल देखती है इंटरनेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उसके हिसाब से। ठीक है, एक फाइनल कमेंट आपसे और आखिरी सवाल, इसके बाद ख़त्म करेंगे बातचीत को यहीं। भारत जोड़ो यात्रा पे मैं आपका एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ रियासतों में सरगर्मियाँ और फिर अब जनवरी का महीना, इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ वगैरह काफ़ी सुर्खियों में रहने वाला है। 3 साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा और उमर साहब मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। आपकी तरफ से भी कोई कोई दावतनामा मौसूल हुआ है या जाने की कोई तैयारी है? उनको मुबारक हो। भारत जोड़ो यात्रा वालों को, दे आर वेलकम इन जम्मू कश्मीर, वेलकम एनीवेयर। ये तो फ्रीडम है, कोई भी कहीं जा सकता है। और उन चीफ मिनिस्टरों को भी मुबारक जो उसका हिस्सा बन रहे। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी आज़ाद साहब, कीमती वक्त देने के लिए। साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कि 26 सितंबर के बाद ऑफिशियली जब हमारे सामने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी भी आई और उसका झंडा आया, आइन की बात की गई, वो सारी चीज़ें देखने के बाद सरगर्मियाँ साल के आखिरी लम्हात तक हम देख रहे थे। और जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो सियासी, इक़्तिसादी और सलामती सूरत हाल है, उस पर कुछ अहम सवालात के जवाब दे रहे थे। आज की ख़ास मुलाकात के शुमारे में बस इतना ही। जल्द आपसे ये वादा रहेगा कि कोशिश हमारी भी रहेगी कि किसी और ख़ास शख्सियत के साथ, ऐसी ही एक और मुलाकात के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।